सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। फेमिनिज्म का फरेब, मैके का शराब और बर्बाद घरों का नोहा, जदीद औरत के लिए इज़्दिवाजी जिंदगी का साइंसी, नफ्सियाती और अलहियती मैनिफेस्टो। हम तारीख के इस इंतहाई खतरनाक, नाजुक और बारूदी मोड़ पर खड़े हैं जहां सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि हमारी औरत भी एक शदीद तरीन नफ्सियाती, हयातियाती और शनाख्ती बुहरान, आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो चुकी है। एक तरफ टिकटॉक, इंस्टाग्राम, कोरियन ड्रामों और नेटफ्लिक्स की एल्गार ने हमारी मासूम और कच्ची जहन वाली बेटियों के दिमागों में आइडियल मर्द, आइडियल रोमांस और परफेक्ट लाइफ का एक ऐसा झूठा, जहरीला, मसनूई और गैर फितरी खाका, सिम्युलेक्रम बना दिया है जिसका जमीनी हकीकत से दूर का भी वास्ता नहीं। और दूसरी तरफ मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मर्द से बराबरी और आज़ादी के खोखले नारों ने उनके अंदर की इस फितरी नज़ाकत, हया और निस्वानियत, फेमिनिटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया है जो एक कामयाब और पुरसुकून इज़्दिवाजी जिंदगी का सबसे बड़ा ईंधन और मर्द को तस्खीर करने का वाहिद हथियार थी। आज हम इस तल्ख और चुभती हुई हकीकत का सामना करेंगे कि क्यों हमारी नई नवीली दुल्हनें, जो बज़ाहिर आला तालीम याफ्ता, डिग्री होल्डर और मॉडर्न है, अपने शरीफ उन्नफ्स, दीनदार और हलाल कमाने वाले शौहरों को महज इसलिए बोर कम हिम्मत, थिरिल से आरी या नामर्द समझकर खुल की दरखास्तें दायर कर रही हैं कि वो उनकी उन फंटासीज को पूरा नहीं करते जो इन्होंने 50 शेडोज ऑफ ग्रे या फुहशा नावलों में पढ़ी थीं। क्यों हमारे घर सीकसलेस मैरिज, सेक्सलेस मैरिज के कब्रिस्तान बन चुके हैं जहां मियां बीवी दो अजनबियों की तरह एक छत के नीचे रहते हैं। और क्यों उम्मीद से होना, प्रेगनेंसी, जो कि अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत और औरत की तकमील का जरिया थी, आज हमारे मुआशरे में एक बीमारी, अजाब और शौहर से फासला का सबब बन चुका है। आज मैं इस यकतरफा और मजलूमाना बयानिए को हथौड़े से तोड़ूंगा कि हमेशा सिर्फ मर्द जालिम है और लेबोरेटरी के ताज़ा तरीन आदाद वाव शुमार, नफ्सियाती तज्जियों और कुरान की अबदी हिकमत के जरिए साबित करूंगा कि किस तरह आज की औरत अपने हाथों से अपने न्यूरोलॉजिकल और हार्मोनल तवाजुन को बर्बाद करके अपने घर को समझौता एक्सप्रेस की पटरी पर डाल रही है और अपनी ही नस्लों की तबाही का सामान कर रही है। कहानी का आगाज इस ज़हनी आलूदगी और न्यूरोलॉजिकल करप्शन से होता है जो आज की लड़की के नाजुक दिमाग में शादी से बहुत पहले ही भर दी जाती है। हमारे मुआशरे में और ख़ास तौर पर अशराफिया और मिडिल क्लास के स्कूलों कॉलेजों में एक खामोश मगर मुहलिक वबा फैल चुकी है। लड़कियों में सॉफ्ट पूरन, सॉफ्ट पॉर्न, एरोटिक लिटरेचर, कोरियन पॉप कल्चर और बुलेट वेब सीरीज का बढ़ता हुआ और खतरनाक रुझान। मगरिब के 50 शेडोज ऑफ ग्रे, 50 शेड्स ऑफ ग्रे जैसे नावलों, 365 डेज जैसी फिल्मों और नेटफ्लिक्स की हुदूद से आज़ाद सीरीज ने हमारी बच्चियों के लाशूर, सबकॉन्शियस में ये बात हथौड़े की तरह बिठा दी है कि मोहब्बत और सीकस का मतलब वहशत, जारहियत, अग्रेशन, डोमिनेंस और मुसलसल थ्रिल है। उनके कच्चे दिमागों के डोपामाइन रिसेप्टर्स, डोपामीन रिसेप्टर्स स्क्रीन पर नजर आने वाले इन गैर हकीकी, इसकरपटेड और एडेट शुदा मर्दों के आदी हो चुके हैं जो औरत को दीवार से लगाकर बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी जज्बात के जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं और इसे प्यार का नाम देते हैं। साइंस इसे सुपरनॉर्मल स्टिम्युलस कहती है। ये एक ऐसा नशा है जो हीरोइन से ज्यादा खतरनाक है। इसका खौफनाक नतीजा क्या निकलता है जब ये हाई डोपामाइन की आदी लड़की, जिसका दिमाग फंटासी के आसमान पर उड़ रहा होता है, शादी करके एक ऐसे घर में जाती है जहां इसका शौहर एक दीनदार,
शरीफ उन नफ्स खानदानी और सुलझाहा इंसान है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए या अपनी शराफत की वजह से पहली रात या आम जिंदगी में उसे इज्जत देता है, इसकी रजामंदी का इंतजार करता है, इसे स्पेस देता है और जानवर बनने के बजाय इंसियत, इंटिमेसी, नरमी, जेंटलनेस और प्यार से पेश आता है, तो इस लड़की का डिसेंसिटाइज्ड ब्रेन, बेहिस हो चुका दिमाग इस रवैये को कबूल नहीं कर पाता। इसके दिमाग को वो किक नहीं मिलती जिसका वो आदी हो चुका है। इसे ये नरमी मोहब्बत नहीं लगती, इसे ये शराफत कमजोरी और बुज़दिली लगती है। चूंकि इसके दिमाग को हाई वॉलेटेज झटकों, पोर्नोग्राफिक इंटेंसिटी की आदत पड़ चुकी है, इसलिए शौहर की नॉर्मल, हलाल और पाकीज़ा मोहब्बत उसे वनीला सेक्स फीकी और बोरिंग लगती है। वो अपने शौहर को नामर्द या ठंडा समझने लगती है। मेरे पास ऐसे दर्जनों नहीं, सैकड़ों केस स्टडीज आए हैं जो दिल दहला देने वाले हैं। एक वाकया मुझे याद है जहां एक इंतहाई शरीफ लड़के की शादी एक मॉडर्न ख्यालात वाली लड़की से हुई। लड़के ने पहली रात लड़की की घबराहट को देखकर उसे हाथ नहीं लगाया, सिर्फ बातें की और सो गया। अगले दिन लड़की ने अपनी माँ और सहेलियों को फोन करके कहा, ये तो मर्द ही नहीं है, इसमें तो वो बात ही नहीं है। और सिर्फ 3 माह में उसने खुल ले ली। अदालत में उसने लड़के पर नामर्दी का भौनदा इल्जाम लगाया। लड़के ने मेडिकल टेस्ट भी पेश किए मगर लड़की की फंटासी पूरी ना होने का गुस्सा इतना था कि इसने इस शरीफ आदमी की जिंदगी बर्बाद कर दी। बाद में पता चला कि वो लड़की शादी से पहले किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी जहां उसे इस्तेमाल, अब्यूज होने की आदत पड़ चुकी थी और एक शरीफ आदमी की इज्जत इसे रास नहीं आई। ये काजाफ तहिम्मत की जदीद और घनावनी शक्ल है जो हमारे मुआशरे में नासूर की तरह फैल रही है। ए मेरी बहन, याद रख, शौहर की शराफत इसकी कमजोरी नहीं, उसकी आला तरबियत और ईमान है। अगर तुम अपने दिमाग से नेटफ्लिक्स का कचरा और नावलों की झूठी दुनिया निकाल दो तो तुम्हें पता चलेगा कि असल सुकून वाइल्ड सीकस और जानवरों जैसी चीख वाव पुकार में नहीं बल्कि मुवद्दत और रहमत में है जिसका जिक्र कुरान ने किया। वो सुकून जो रूह में उतर जाए वो सिर्फ हलाल और पाकीज़ा तरीके में है। इसके बाद दूसरा बड़ा और तबाहकिन अलमिया सीकस लेस मैरिज, सेक्सलेस मैरिज का है जो आजकल हर दूसरे घर की खामोश कहानी है। बाहर से जोड़े हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं, सोशल मीडिया पर कपल गोल्स की तस्वीरें लगाते हैं, मगर बेडरूम में वो 2 अजनबियों की तरह करूट बदल कर सोते हैं। इसकी 2 बुनियादी और भयानक शक्लें हैं। पहली शक्ल जबरी शादी या रिवायती अरेंज मैरिज की सर्द पेहर है, जब लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद नहीं करते या सिर्फ खानदान, जात पात या जायदाद बचाने के दबाव पर एक छत के नीचे रहते हैं, तो इनके दरमियान जिस्मानी ताल्लुक तो शाज़ व नादिर हो जाता है, वो भी महज फरीजा समझकर बच्चे पैदा करने के लिए या मर्द के इंतहाई जज्बात की बदौलत, लेकिन रूहानी ताल्लुक पेयर बॉन्डिंग कभी कायम नहीं होता। साइंस बताती है कि जब औरत बगैर दिली रजामंदी, पसंदीदगी और जज्बाती लगाव के सीकस करती है तो उसका जिस्म एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स देता है। उसके जिस्म में ऑक्सीटोसिन, मोहब्बत का हार्मोन के बजाय कोर्टिसोल, तनाव का हार्मोन पैदा होता है। वो इस अमल से नफरत करने लगती है, इसे ये रैप जैसा लगता है। लेकिन जब 1-2 बच्चे हो जाते हैं तो फिर मुआशरती दबाव, तलाक के खौफ और लोग क्या कहेंगे के डर से वो समझौता एक्सप्रेस की मुसाफिर बन जाती है।
ये जिंदगी नहीं, ये स्लो पॉइजनिंग है जो इसे वक्त से पहले बूढ़ा और चिड़चिड़ा कर देती है। दूसरी शक्ल इससे ज्यादा खतरनाक और अलमिया है, जो लो मैरिज का जवाल है। लड़के लड़की ने पसंद की शादी की, दुनिया से लड़कर शादी की, दावे किए कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते। इब्तिदाई 2-3 साल हनीमून पेरियड रहा, डोपामाइन उरूज पर रहा, जिस्मानी कशिश ने सब कुछ ढांप लिया, लेकिन फिर किया हवा। फिर बोरियत, बोर्डम आ गई, दिल भर गया। क्यों? क्योंकि उनका रिश्ता अल्लाह की रजा, बाहमी एहतराम या जिम्मेदारी पर नहीं, बल्कि सिर्फ जिस्मानी कशिश, फंटासी और जिद पर खड़ा था। साइंस कहती है कि पैशनेट लव की उम्र सिर्फ 18 से 36 माह होती है। ये न्यूरोकेमिकल हकीकत है। इसके बाद अगर आपके रिश्ते में दोस्ती, एहतराम, खिदमत और मुश्तरका मकासद नहीं है, तो वो रिश्ता मर जाएगा। आजकल लड़कियां समझती हैं कि शादी का मतलब है कि शौहर 24 घंटे उनके नखरे उठाए, इन्हें सरप्राइज दे और फिल्मी अंदाज में रोमांस करे। जब अमली जिंदगी की जिम्मेदारियां आती हैं, बल आते हैं, बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं, तो वो मायूस, डिसल्यूजन्ड हो जाती हैं और शौहर से दूर होने लगती हैं। वो बिस्तर पर पीठ फेर कर सोती हैं, सर दर्द का बहाना बनाती हैं या बच्चों को दरमियान में सुला लेती हैं। ये रवैया शौहर को बाहर की तरफ धकेलता है, या तो गुनाह और फहाशी की तरफ, या फिर दूसरी शादी की तरफ। याद रखें, मर्द के लिए कुर्बत, इंटिमेसी सिर्फ जिस्मानी जरूरत नहीं, ये इसका इमोशनल फ्यूल, जज्बाती ईंधन और ईगो बूस्ट है। अगर आप उसे ये ईंधन नहीं देंगी, अगर आप उसे ये एहसास नहीं दिलाएंगी कि वो आपके लिए पुरकशिश है, तो उसकी गाड़ी, रिश्ता रुक जाएगी या वो किसी और पंप से ईंधन भरवा लेगा। अब आते हैं इस तहरीर के सबसे अहम, हसास और आंखें खोल देने वाले हिस्से की तरफ, जो हमारी खानदानी तबाही का मरकज और सास बहू के झगड़ों की जड़ है। हमल, प्रेगनेंसी का ड्रामा और मैके का जहरीला कल्चर। हमारे मशरकी मुआशरे में और ख़ास तौर पर बर्रे सगीर पाक व हिंद की मिडिल क्लास में ये एक वबाई रिवाज बन चुका है कि जून ही लड़की उम्मीद से होती है गुड न्यूज़, उसे फौरन एक मरीज, पेशेंट और माजूर बना दिया जाता है। डॉक्टर्स तो एहतियात का कहते हैं, लेकिन हमारी सियानी माएं और हमदर्द सासें उसे बिस्तर से लगने का हुक्म दे देती हैं। लड़की पहले सेमेस्टर, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ही, जब अभी पीठ जाहिर भी नहीं होता, नखरे शुरू कर देती है और मैके जाकर बैठ जाती है, या ससुराल में भी हाथ पर हाथ धुर कर बैठ जाती है कि मैं हामिला हूँ, मैं काम नहीं कर सकती, मैं झुक नहीं सकती, मुझसे रोटी नहीं पकती। मैके में माँ सदक़े वारी जाती है, बेटी को बेटी देती है और पानी का ग्लास तक नहीं उठाने देती। खुदारा होश के नाखून लें, ये मोहब्बत नहीं, ये जहालत मुतलक है और होने वाले बच्चे और खुद माँ के साथ खली तिब्बी दुश्मनी है। मेडिकल साइंस, फिजियोथेरापी और गायनेकोलॉजी चीख चीख कर कह रही है कि हमल कोई बीमारी, डिजीज नहीं है जिसका इलाज बेड रेस्ट है, बल्कि ये एक फिजियोलॉजिकल स्टेट है। ये एक कुदरती अमल है जिसके लिए औरत का जिस्म डिजाइन किया गया है। जब एक हामिला औरत चलना फिरना छोड़ देती है, घर के काम काज, झाड़ू लगाना, आटा गौंधना, कपड़े धोना जो कि बेहतरीन स्क्वाटिंग एक्सरसाइजेज हैं, तर्क कर देती है, तो उसके पेल्विक फ्लो मसल्स, शर्मगा और पीठ के निचले पट्टों में लचक खत्म हो जाती है, वो जाम स्टिफ हो जाते हैं। इसका मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है, वजन गैर जरूरी तौर पर बढ़ जाता है, खून की रवानी कम हो जाती है और इसमें दर्द बर्दाश्त करने की सलाहियत, पेन थ्रेशोल्ड खत्म हो जाती है।
इसका भयानक नतीजा क्या निकलता है? जब 9 माह बाद डिलीवरी का वक्त आता है तो बच्चे का सर नीचे नहीं आता, एंगेज नहीं होता, बच्चा दानी का मुंह नहीं खुलता और माँ में इतना दम नहीं होता कि वो कुछ कर सके। डॉक्टर्स को मजबूरा माँ और बच्चे की जान बचाने के लिए सी सेक्शन बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। आज जो शहरों में हर दूसरी लड़की का ऑपरेशन हो रहा है, इसकी बड़ी वजह डॉक्टरों का लालच नहीं, जैसा कि आम तासुर है, बल्कि हमारी लड़कियों की सेडेंट्री लाइफस्टाइल, सुस्त और आरामदेह तर्जी जिंदगी और माँओं का गलत लाड प्यार है। इसके बरअक्स देहातों की वो सख्त जान औरतें या शहर की वो समझदार और बाहिम्मत लड़कियां जो 9वें महीने तक ससुराल या अपने घर में रहती हैं, अपने शौहर की खिदमत करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, रोटी पकाती हैं और मुतहर्रिक रहती हैं, उनके पट्टे मजबूत रहते हैं, बच्चे की पोजीशन कुदरती तौर पर दुरुस्त सफालत रहती है और वो अक्सर नॉर्मल डिलीवरी से फारिग होती हैं। वो आधा दर्जन बच्चों के बाद भी फिट, एक्टिव और स्मार्ट रहती हैं, जबकि हमारी नाजुक मिजाज शहजादियां एक बच्चे के ऑपरेशन के बाद ही कमर दर्द, लटके हुए पीठ और मोटापे का शिकार होकर बिस्तर की जीनत बन जाती हैं और 30 साल की उम्र में 50 साल की लगती हैं। इस मैके जाने और बेड रेस्ट के कल्चर का एक और इंतहाई भयानक और तबाहकुन नुकसान इज़्दिवाजी ताल्लुक का कत्ल है। जब एक नई नवीली दुल्हन, जिसकी शादी को अभी शायद 6 माह, साल 1.5 साल हुआ हो, हमल के बहाने 6-7 महीने के लिए मैके जाकर बैठ जाती है, तो वो अपने शौहर को किस हाल में छोड़ती है? जरा इस पहलू पर भी गौर करें। वो शौहर जो अभी शादी के बंधन का आदी हो रहा था, जिसने अपनी जवानी की इफ़्फ़त को निकाह के किले में महफूज किया था, जिसने अपनी आंखों और जज्बात को सिर्फ एक औरत तक महदूद किया था, अचानक वो फिर से कंवारा और तन्हा हो जाता है। ये वो वक्त होता है जब मर्द सबसे ज्यादा वल्नरेबल, गैर महफूज और फ्रस्ट्रेटेड होता है। इसका जिस्म और दिमाग बीवी की कुर्बत और मोहब्बत का आदी हो चुका होता है, लेकिन बीवी मीलों दूर मैके में माँ के हाथ के पराठे खा रही होती है और शौहर को सिर्फ फोन पर तबीयत खराब है की रिपोर्ट देती है। ये दूरी गैप सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, ये इमोशनल डिस्कनेक्ट का बाइस बनती है। शौहर को लगता है कि बीवी के लिए बच्चा या माँ बाप अहम है और मैं सिर्फ एक स्पॉन्सर और ATM मशीन हूँ जिसका काम सिर्फ अस्पताल के बल देना और नखरे उठाना है। इस दौरान शौहर का भटकना बहुत आसान हो जाता है। पूरन साटस, ऑफिस की कोलैग्स, सोशल मीडिया की दोस्ती या सिर्फ ज़हनी दूरी, ये सब उसी खला वैक्यूम का नतीजा है जो बीवी ने खुद पैदा किया। और जब वो भटक जाता है तो फिर बीवी रोती है कि मर्द बेवफा होते हैं। नहीं मेरी बहन, मर्द बेवफा नहीं था, तुमने उसे उस वक्त तन्हा छोड़ा जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस्लाम और जदीद साइंस दोनों कहते हैं कि हमल के दौरान जिनसी ताल्लुक, सिवाय चंद पेचीदा तिब्बी हालात के जैसे प्लेसेंटा प्रीवियर या हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बिल्कुल महफूज, नॉर्मल और सेहतमंद अमल है। बल्कि जदीद तहकीकात बताती हैं कि हमल के आखिरी अयाम में शौहर की कुर्बत ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज करती है जो कुदरती तौर पर लेबर शुरू करने और नॉर्मल डिलीवरी में मददगार साबित होती है। लेकिन हमारी लड़कियों को जाहिल दाइयों और माँओं की तरफ से सिखाया जाता है कि हमल में शौहर के करीब भी नहीं जाना, बच्चा जाया हो जाएगा या बच्चे को चोट लग जाएगी। ये जहालत की इंतहा है और फितरत के खिलाफ जंग है। शौहर का हक है और बीवी की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो दौराने हमल भी अपने शौहर के दिल और बिस्तर को आबाद रखे।
इसे अपनी तकलीफ का एहसास दिलाए मगर उसे तन्हा ना छोड़े। शौहर के पास रहने से, इसकी मोहब्बत भरी बातों से और इसके लमस से औरत के जिस्म में जो हार्मोन्स पैदा होते हैं वो इसके हमल के डिप्रेशन, प्रीनेटल डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज है। अब जरा पोस्टपार्टम यानी बच्चे की पैदाइश के बाद के दौर को देखें। बच्चा पैदा होते ही औरत समझती है कि अब इसका मिशन मुकम्मल हो गया और शौहर का चैप्टर क्लोज। बच्चा इसकी कायनात बन जाता है और शौहर एक फालतू चीज। वो अपनी सफाई का ख्याल रखना छोड़ देती है, हर वक्त दूध की बो और बिखरे बालों में रहती है। शौहर कमरे में आता है तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है या चुप रहने का कहा जाता है कि बच्चा जाग जाएगा। ये रवैया शौहर को घर से बेजार कर देता है। वो देर तक ऑफिस में बैठना शुरू कर देता है या दोस्तों में वक्त गुजारता है। घर इसे घर नहीं बल्कि बच्चों का वार्ड लगने लगता है। यही से वो समझौता एक्सप्रेस चल पड़ती है जिसमें मुसाफिर साथ तो होते हैं मगर उनकी मंजिलें जुदा होती हैं। मेरा हतमी तज्जिया, गाइड बुक और मशवरा आज की मॉडर्न और कंफ्यूज्ड लड़की के लिए ये है। ए जदीद दूर की बेटी, तुम फेमिनिज्म के खोखले और तबाह के नारों में आकर अपनी फितरत से जंग मत करो। ये जो तुम्हें सोशल मीडिया पर सिखाया जाता है कि सास की खिदमत क्यों करूं, या शौहर के पाँव क्यों दबाऊं, या मैं कोई नौकरानी हूं, याद रखो इज़्दिवाजी जिंदगी हुकूक की जंग, बैटल ऑफ राइट्स नहीं बल्कि एसार, कुर्बानी और मोहब्बत का सौदा है। जब तुम अपने शौहर की इताअत करती हो, इसके घर को अपना घर समझकर संभालती हो, हमल की तकलीफ के बावजूद इसके लिए मुस्कुराती हो, इसकी ज़रूरियात का ख्याल रखती हो और मैके भागने के बजाय इसके पहलू में रहकर दर्द सहती हो, तो तुम गुलाम नहीं बुनते, तुम इसकी मलका क्वीन बन जाती हो। तुम उसके दिल को ऐसे फतह करती हो कि फिर वो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तुम इसके लिए नागुज़ीर, इंडिस्पेंसेबल बन जाती हो। साइंस कहती है कि जब तुम किसी की खिदमत करती हो तो उसके दिमाग में तुम्हारे लिए ग्रैटिट्यूड, शकरगुजारी और अफेक्शन, शफकत के न्यूरल सर्किट्स बनते हैं। ये बायोलॉजिकल हकीकत है। मर्द फितरत से बसिर, विजुअल और पीठ का गुलाम है, लेकिन इससे भी ज्यादा वो इज्जत, रिस्पेक्ट और सुकून का गुलाम है। ये मैका एक सहारा है, इसे फरार का रास्ता, एस्केप रूट मत बनाओ। तुम्हारा असल घर, तुम्हारी असल सल्तनत वो है जहां तुम्हारा शौहर है। अगर तुम छोटी छोटी बातों पर या हमल के बहाने मैके जाकर बैठोगी तो याद रखना तुम पीछे एक ऐसा खला छोड़कर आओगी जिसे कोई और गुनाह, बुरी आदत या दूसरी औरत भर देगा और फिर तुम सारी जिंदगी समझौता एक्सप्रेस में रोते हुए सफर करोगी और कहोगी कि मेरी किस्मत खराब थी। किस्मत खराब नहीं थी, तुम्हारे फैसले गलत थे और तुम्हारी तरबियत में नेटफ्लिक्स का जहर शामिल था। अपने दिमाग को पूरन और ड्रामों के फरेब से पाक करो। अपने शरीफ शौहर की कदर करो जो हलाल कमा कर ला रहा है। अपनी बायोलॉजी को समझो, मुतहर्रिक रहो, काम करो और अपने शौहर के लिए वही लिबास और खेती बनो जिसका हुक्म रब ने दिया है। क्योंकि जो औरत अपने घर को आबाद करती है, अल्लाह इसकी नस्लों को आबाद कर देता है, और जो औरत अना की खातिर घर अजाड़ती है, इसकी नस्लें नफ्सियाती हस्पतालों, तलाक याफ्ता खानदानों और ओल्ड हाउस में रलती हैं। फैसला तुम्हारा है, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है। इस घर को जंग का मैदान मत बनाओ, उसे सुकून का मसकन बनाओ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है।